हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ पर आज जो देखने वाले हैं वो होगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि ये घटना चक्र से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं भाषा साहित्य से वो सभी मैं कराने वाली हूँ। तो पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया भाषा साहित्य से, जो कि यूजीसी के यूनिट 1 में हिंदी साहित्य में, जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। और जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भाषा संबंधित हिंदी भाषा, तो वहाँ से मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण थे मैंने सभी कवर किया है, करा दिया है। अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज से जो मैं कराने वाली हूँ वो भाषा विज्ञान से ही संबंधित है, और ये PYQ होंगे, पूछे गए प्रश्न होंगे जो कि सभी एग्ज़ामों में किसी ना किसी एग्ज़ामों में आपके पूछे गए हैं अभी तक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से मैं बताऊंगी कि किस तरह BPSC TRE में भी यहाँ से प्रश्न रिपीटेड हैं, यानी कि पूछे गए हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं PYQ, तो मुझे नहीं लगता कि BPSC TRE 4 के लिए आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ से, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा संबंधित। तो यहाँ आप कर लें, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ आपको करने में आसानी होगी। तो चलिए, अगर और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और ये PYQ का जो वीडियो होगा, और मैंने पिछला जो वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, वो घटना चक्र से ही है। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे TRE 4 के लिए। और TRE 3 में जो प्रश्न आए हैं अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं 25 प्रश्न ही लेकर आई हूँ, ठीक है। 25 प्रश्न ही हम लोग आज भी करेंगे, लेकिन ये 25 प्रश्न जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और लगभग आगे भी प्रश्न करेंगे, जो कि भाषा विज्ञान से सभी PYQ पूछे गए हैं, घटना चक्र में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो सभी को पता ही होगा घटना चक्र के बारे में। तो चलिए आज फिर देखते हैं एक नई सीरीज के साथ। और ये एक ऐसा सीरीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम हो या फिर BPSC TRE 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बने रहें मेरे साथ, और चलें आगे देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर इसका पूरा दिया गया है, ठीक है। तो पूरे को लेकर मैं चलूँगी साथ साथ, क्योंकि आगे भी आपका जो है तैयारी हो जाए पूरा। तो उसी तरह मैं प्रश्न भी यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है जो कि UPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 की ये प्रश्न है, यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो ये सश्यूर हो जाएंगे। तो फर्दिनांद द सश्यूर, जो कि 1857 से 1913 का जो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हैं। और इनके सिद्धांत का जो नाम है वो क्या है? तो भाषाई क्रांति हो सकता है कि इनके सिद्धांत का नाम ही पूछ लिया जाए, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होता है? और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये BPSC में खूब पूछे जाते हैं। तो प्रयत्न लाघव किसे कहा जाता है? तो उच्चारण की जो सुविधा होती है इसे ही प्रयत्न लाघव की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसका अर्थ है प्रयत्न लाघव का अर्थ जो है उच्चारण की सुविधा। और ये डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 की प्रश्न है, तो ये वही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये है व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि अदला बदली जब होता है
तो विपर्य कहा जाता है। इसके कई भेद हैं, जैसे स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का वो एक उदाहरण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा जो है ये भी प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछी जा चुकी है। तो टकसाली भाषा जो है ये परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। और मैं बताते चलूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका पैटर्न समझने के लिए कि कोई भी एग्ज़ाम में उसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखें कि अगर आपको रोगी को ठीक करना है तो उसके पहले लक्षण को देखना होगा, तभी आप उसके रोग को पकड़ पाते हैं। उसी तरह अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आप उसके पैटर्न को देखें और कहाँ से, किस बुक से पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सभी पता होगा, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देती हूँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और मैंने भी इसी तरह प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही पहली प्राथमिकता दी है और आज मैं सफल हूँ अपने एग्ज़ाम में। जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया है मैं सफल हूँ उसमें, तो इसीलिए मैं पहला प्राथमिकता जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही देती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ और प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो चलिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में बात हो जाती है तो कोई बात नहीं है, बताना भी इम्पोर्टेंट है ये सारी बातें। तो ये टकसाली भाषा जो है वो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं और भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। तो कहीं आदर्श भाषा भी आ जाए तो वो भी परिनिष्ठित भाषा का ही रूप है। और ये प्रश्न भी आया है, अभी मैंने बताया, किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। और ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो प्रमुख प्रवृत्ति जो है ये जटिलता से सरलता की और आगे बढ़ता है, तो ये सभी को पता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है। तो ये निश्चितता रहती है। तो ये आ जाता है कि न्यायालयीय भाषा में या मानक भाषा में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में ये पूछे गए प्रश्न हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है। तो वो सरल हो जाती है। जब उसको मानक हिंदी के तौर पर जानी जाती है, भाषा के तौर पर जानी जाती है, तो वो सरल हो जाती है उस दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो ये चीनी भाषा परिवार है जो कि एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चीनी और तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा भी कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र जो है चीन, तिब्बत एवं बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले मिलते हैं और इस परिवार की मुख्य भाषा जो है वो चीनी है। तो एकाक्षरी परिवार है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है और केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। और उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों की बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन
पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो देख लीजिए वही प्रश्न है, ये भी केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछी गई है। तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली जो है वो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए जानी जाती है। तो देखिए प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं उलट पलट के। तो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते हैं और जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसा कि पहले प्रश्न में है। थोड़ा सा घुमा दिया है उसी को। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही प्रश्न है, कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछा गया है और ये भी केवीएस प्रवक्ता 14 का ही पूछा गया है। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? अब देखिए फिर वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न कुछ पलट दिया है, तो ये भाषा वैज्ञानिक ही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो ये वस्तुनिष्ठ शैली से है वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो है मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये अंग्रेजी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का ही अनुवाद है। जैसे मीटर देख सकते हैं, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि ये शब्दावली हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये अभिधात्मक, यानी कि एकदम सीधे जो कि बोला जाता है वही समझा जाता है, इसमें कोई लाक्षणिकता नहीं पाई जाती, व्यंजनात्मकता नहीं होती है। तो अभिधात्मक यानी जिस तरह अभिधा शक्ति होती है, उसी तरह कार्यालय की भाषा भी अभिधा मूलक होनी चाहिए, एकदम सीधी, जो कि बोली जाए वैसी ही समझी जाए। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है कि निर्देश दिया गया है कि 15 से 20 तक के लिए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटिए। तो देख लेते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहा जाता है। और इस तरह के काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे इस बार बीपीएससी टीआरई 3rd में। तो इस तरह के प्रश्न को आपको एकदम अच्छे से देखना है और दिमाग में रखना है, क्योंकि फिर टीआरई 4 में भी पूछे जाएंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहा जाता है, कार्यालय भाषा कहते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एडिटर किसे कहा जाता है? तो ये संपादक को कहा जाता है और केवीएस प्रवक्ता 2014 में ये पूछी गई है, तो ध्यान रखना है। और अभियंता या इंजीनियर, तो ये कुछ हैं राजदूत। अगला प्रश्न है कि ट्रेनिंग का जो है क्या होगा हिंदी पारिभाषिक शब्द? तो ये प्रशिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आरक्षण होता है, रिजर्वेशन मीन्स। अगला प्रश्न है कि अपॉइंटमेंट, तो ये हो जाएगा नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है इस बार टीआरई 3rd में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का पूछा गया था, पीजीटी में पूछा गया है। टीआरई 3rd में पीजीटी के प्रश्न पत्र अगर देखिएगा तो उसमें पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? तो ये पंजीकरण होगा। ठीक है, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ये भी प्रश्न गलत करके आए हैं। तो एक नंबर का कितना वैल्यू होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि आप विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये रामबाण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, धीरेन्द्र वर्मा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं, क्योंकि छायावादी कवि हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाल गंगाधर
खैर, बीजी खैर थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची, ध्यान में रखना है आपको, 8वीं अनुसूची कि तत्कालीन भाषा के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिनिधि थे ये भी आपको ध्यान रखना है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसके आदेश पे हुई थी। तो ये सभी एक एक प्रश्न यहाँ पे जो 5-6 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये भाषा संबंधी हैं और आपको इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखना है 4th ऑप्शन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देख सकते हैं कि ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में ही पूछा गया है 2015 में, तो बाल गंगाधर खैर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है, तो ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो वो ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है तो वो शब्द हो जाएगा। तो दोनों ध्यान में रखना है, ध्वनि और शब्द को। ठीक है, और अगर पूर्ण सार्थक पूछा जाए तो वो फिर वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें उतना कुछ खास है नहीं। और आज का लास्ट प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये शब्द होगा। तो इस तरह से आज के जो 25 प्रश्न थे, 25 प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि किस तरह बीपीएससी टीआरई 3rd में भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, और किस तरह बाकी जो एग्ज़ाम है उनमें बार बार एक प्रश्न को कितनी बार ही पूछा गया है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस तरह के प्रश्न को छोड़ कर जाना ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि PYQ जो है आपको वहाँ तक एग्ज़ाम में बैठने का नॉलेज देता है और आपको जो है वो आत्मविश्वास भी देता है कि आपका तैयारी किस तरह है। और आप जब तैयारी कीजिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। और चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ें इस तरह के PYQ देखने के लिए। और फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको सारे प्रश्न का बताती हूँ। और साथ ही ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए डेली प्रश्न हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी मैं करा रही हूँ, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें जल्दी। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ। चलिए अगला सीरीज कल फिर। थैंक यू सो मच।